अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। ईरान इजराइल जंग में हर लम्हे सूरत हाल संगीन होती जा रही है और फरीक़ैन के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं, लेकिन दुनिया इस वक्त कोशिश कर रही है कि इस मामले को संजीदगी से कंट्रोल किया जाए, चाहे उसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास हो या फिर जेनेवा में वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। सबकी इस वक्त कोशिश ये है कि किसी तरीके से मामला जो है वो किसी हल की तरफ, मुज़ाकरात की तरफ पहुँचे। आज ये मौजू और इस समय दीगर अहम मौजू हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी, दिफाई तज्ज़ियाकार। सर बहुत शुक्रिया आपका। और कोपेनहेगन डेनमार्क से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा ने, जो कि एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। डॉक्टर शाज़िया चीमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइएगा कि कल एक बहुत बड़ी मूव हुई और पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ देने की सिफारिश की है। अब जिस तरीके से उनकी इंडो पाक जो जंग थी, जो टेंशन थी, उसमें उनकी इंटरवेंशन और उसके साथ सीज फायर, साथ ही साथ कश्मीर का मामला जिस तरह से एक बार फिर इंटरनेशनल कैनवस के ऊपर सामने आया और फिर न सिर्फ सामने आया बल्कि ट्रंप साहब ने यह भी कहा कि वो इसको हल कराने में अपना किरदार अदा करेंगे। तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कहा, यह पाकिस्तान का एक शानदार स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है, ये क्या कहिएगा? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपके इंट्रो में तमाम चीज़ें क्लियर हो गई कि जो आप ये देखें कि हम 77-78 साल में वो अचीव नहीं कर पाए जो हमने पिछले 2 महीनों में अचीव किया। अब कैसे? अब मैं उसकी ज़रा थोड़ी सी डिटेल में जाऊंगा। इफ़ यू हैव अ टाइम आई विल जस्ट पुट अक्रॉस माय पॉइंट ऑफ व्यू। देखें, हमने, चूंकि हमारा दुश्मन एक ही है, ईस्ट पे है, हमने तैयारी की उसके लिए और जितना भी हमने ट्रेनिंग किया, कम्बैट किया, ऑपरेशन किया, एक्सरसाइज किया, हमने इनको देख के किया, ना कि हमने वेस्ट और नॉर्थ और साउथ पे गए। तो हमें पता था कि चूंकि ये कभी भी ये अनप्रेडिक्टेबल लोग हैं, हिंदू माइंड है, कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा कि इन्होंने एक जंग लगाई, दूसरी 65, 71, उसकी एक पूरी हिस्ट्री है, उसकी एक पूरी हिस्ट्री है। मैं जरा बहुत पर्टिनेंट हो रहा था इस, मैं आ रहा हूं, आप ही के पॉइंट पे आ रहा हूं ना। तो अब जब ये सिचुएशन हुई और आपने देखा कि पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस वेंट ऑल आउट ऑन द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ दिस गवर्नमेंट, और उन्होंने जो कर दिखाया ये सबके सामने है, उसको भी खोलने की जरूरत नहीं है। जहाज गिरे, क्या हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि हमारे फील्ड मार्शल ने, ये चूंकि उनका पुख्ता यकीन था कि हमने कहीं हार नहीं मानी, और आप ये देखें कि वहां मोदी की तस्वीर है, वहां यानी कि हमारे जनरल मुनीर की तस्वीर है, जहां ट्रंप की तस्वीर है वहां जनरल मुनीर की तस्वीर है। तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारी फौज ने, स्पेशली डिफेंस फोर्सेस ने, इतना कुछ इनको कॉर्नर कर दिया कि वो कहीं के नहीं रहे। अभी कमिंग ओवर टू दी लेटेस्ट मीटिंग जो हुई है, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई है, उसमें 3 चीजें तो डिस्कस हुई हैं, लेकिन कुछ ऑक्सिलरी चीजें भी डिस्कस हुई हैं। मैं आपको इसको मजीद वजाहत के साथ बताना चाहता हूं। सर मैं आऊंगा उस तरफ। जरा डॉक्टर शाज़िया का भी मैं इसके ऊपर कमेंट ले लूं। डॉक्टर शाज़िया, पाकिस्तान का शानदार स्ट्रेटेजिक स्ट्रोक करार दिया जा रहा है पीस के लिए तजवीज़ करना, नोबेल प्राइज़ के लिए डोनाल्ड ट्रंप का, और वो खुद भी चाहते हैं कि जनाब उनको जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए। लेकिन जाहिर है कि दुनिया में अगर पीस होगा, अगर रीजन में पीस होगा, तो फिर ही आगे मामला बढ़ेगा। तो क्या कहिएगा आप? इस हद तक तो देखिए, मैं इत्तेफाक करती हूँ कि एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रोक है, और एक ऐसे शख्स के लिए जो कि अपने मुंह से कह चुका है कि मुझे नोबेल इनाम चाहिए।
और लेकिन उसमें हमें ब्रॉडर पिक्चर में देखना पड़ेगा कि हमारा पूरा खिता जो है वो इस वक्त जंग की लपेट में है। पहले जो हम पे जंग मुसल्लत की गई हमारे हमसाये की तरफ से, वो भी वहीं तक कंटेन नहीं थी। उसमें भी हमें मोसाद की एंट्री जो है वो नज़र आती है उस फॉल्स फ्लैग पहलगाम की ऑपरेशन में, और सारे का सारा जो एक ट्रायंगुलेशन है वो चाइना को इन्वॉल्व करने की। और फिर लेकिन हमारी तो अहलियत और काबिलियत ऐसी थी कि वो बुरी तरह से पूरा प्रोग्राम जो है वो फ्लॉप हो गया। तो अब सीरिया और उसके बाद ईरान अगर हम देखें तो हम चीज़ों की अगर कड़ियाँ नहीं जोड़ेंगे तो फिर हमें समझ नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, अटैच्ड हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में एक ऐसे जो प्रेसिडेंट हैं जो कि अमन चाहते हैं लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जिसकी डीप स्टेट इतनी स्ट्रांग है, तो वहाँ पे उनको ये कह देना कि, और वो खुश भी हो जाते हैं इस तरह की बातों से, तो उनको ये कह देना कि आपके पास ना सिर्फ ये कि इस बात का चांस है, बल्कि देखें एक मुल्क जो है वो वॉलंटियर भी कर रहा है और वो हम सबसे पहले हम इनिशिएट कर देते हैं कि जी ट्रंप को, क्योंकि इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होती है नॉमिनेट करने की। कोई भी मुल्क, कोई भी इवन इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनाइजेशन नोबेल कमेटी को आप नाम दे सकते हैं। बाकी वो फैसला कमेटी ने करना होता है और उनके अपने पैरामीटर्स हैं, वो उस पे ही फैसला करते हैं। तो नॉमिनेशन डजंट मीन कि नोबेल प्राइज मिल गया है। बिल्कुल। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक स्ट्रोक जो खेला है वो ये कि जो ट्रंप की जो सबसे दुखती रग है, जो वो चाहते हैं और जिसमें वो बुरी तरह से फंस गए हैं, जिसकी बेस पे वो वोट लेके आए हैं, जो उनका मागा का पूरा वोट बैंक है, कि आपके पास ये चांस है अगर आप इस चीज पे अभी भी सोचें और इस डीप स्टेट का शिकार ना हो। और कैसे आप बचते हैं, और हम ये समझते हैं कि आपका बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपसे पहले जिसने इन सब चीजों के सामने सर उठाने की कोशिश की वो जॉन एफ कैनेडी थे, और हमें पता है कि फिर उनके साथ क्या हुआ। तो ये एक तरफ से मुझे इसके अंदर जो है ये भी दिखाई देता है कि अगर मतलब ये किसी भी और शख्स के लिए होता तो थोड़ा सा हो जाता कि I mean, इसकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि आप किसी को पैम्पर करके पीस की तरफ पुश कर रहे हैं। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। नाउ कुरैशी साहब, बात ये कि मैगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो जो उनका एक वोटर है पूरा, वो कहता है जंगों से बाहर निकले और इसी के ऊपर उनको वोट मिला। लेकिन अब ये जो बात हो रही है ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट में, ईरान के खिलाफ बराह रास्त अमेरिका शामिल होगा ईरान के ऊपर हमले में या नहीं, इसके लिए ये जो 2 हफ्ते का वक्त है, इसमें आप क्या सेंस कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है? देखिए, अगर तो इनको शामिल होना था तो इनके बेड़े भी उधर हैं, इनके जो है तमाम जो है वो बेसिस भी इधर ही हैं, कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी, तो इनके लिए तो कोई इशू नहीं है, वहां उनको स्ट्रेंथन करें और आगे अटैक करें। लेकिन चूंकि इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अमन को चांस दो। अब 15 दिन दिए तो 15 दिन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक समझदारी वाला जो है कदम है कि 15 दिन दिए, इसमें हो सकता है। और देखें, ये प्रेशर टैक्टिक्स होती है कि हमने जो है खुमैनी को मार देना है, हमने ये कर देना है, हमें आपको ईंट से ईंट बजा देना है, तेहरान खाली कर देना है, और इधर से ये तमाम टैक्टिक्स हैं, ये वॉर टैक्टिक्स होती हैं, इसको प्रोपेगेंडा मिशन में डाला जाता है और इसमें हमारी कम्युनिकेशन है जो कि ये एक किस्म की वॉर है। अब 15 दिन देने का मतलब ये है कि स्टिल आई वांट टू हैव अ पीस विद ईरान। और मैं आपको जो बताना चाह रहा था, जो कि आपने कहा कि मैं बाद में बात करूंगा, कि हमारे चीफ से बात क्या हुई। हमारे चीफ से 3 चीजों पे बात हुई। पहली बात, ईरान एंड इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। दूसरी बात, कश्मीर एंड मोदी। तीसरी बात, बिजनेस विद पाकिस्तान, और जो ऑक्सिलरी चीजें हैं दैट इज अफगानिस्तान, ओके, तालिबान, टीटीपी,
ठीक है। एंड DLA। लेकिन सर अभी आपने ये तमाम चीजें उनको क्लियर कर दी गई हैं। कुरैशी साहब, अभी आपने जो बात की इसमें प्रोपेगेंडा की बात की, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ इंडियन मीडिया जो है वो भी उनकी प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो चल रही है, और कहा जा रहा है कि जनाब ये जो बात हुई इसमें मिलिट्री बेसिस और सी पोर्ट इन एक्सचेंज ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी वगैरह की बात हुई है। क्या इंडियन मीडिया तो ये प्रोपेगेट कर रहा है कि जनाब अड्डे मांगे हैं पाकिस्तान से? ये प्रोपेगेंडा है। देखें, वो कहता है ऑनर टू मीट FM, मतलब इससे ज्यादा। और ये तमाम चीजें प्रोपेगेंडा में, पहले भी तो लाहौर सी पोर्ट तबाह कर दिया था ना इन्होंने, ठीक है। तो आप उस पर यकीन कर रहे हो? इनकी प्रोपेगेंडा 450। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है। जी डॉक्टर शाजिया, दोनों चीजों पे जवाब चाहूंगा। एक तो ये कि ये 20 रोज का वक्त, इसके ऊपर जरा मुझे बताइएगा डायरेक्ट जो है वो अमेरिका सामने आएगा या नहीं आएगा। और नंबर 2, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब सी पोर्ट और अड्डे मांगे गए पाकिस्तान से, इसमें कहां तक आप समझ रहे हैं कि सच्चाई हो सकती है? ये प्रोपोगेंडा हमारी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को एड्रेस करने के लिए है, क्योंकि हमारी जो ब्रॉडर वेस्ट है उसके साथ हमारा ट्रांजैक्शनल रिलेशन की बहुत लंबी हिस्ट्री है, और हमारी जनरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा खौफज़दा या डर जाती है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। तो हमें एकदम से ये साबित करने के लिए हमारी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को कि आप अब चाइना के ब्रैकेट से निकलकर दोबारा से किसी वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बनने जा रहे हो, और फिर उनकी उस दुखती रग पे हाथ रखा जा रहा है। तो इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ आप जैसे लोगों को कि बजाय इसके कि अंडर द कारपेट करें, इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए कि ये जो रीसेंट विजिट है इसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई। वहाँ खड़े होकर भी यही कहा गया है कि हम ईरान के साथ हैं, और हम चाइना के साथ हर सूरत में, हमारा कोई रिश्ता, हमारा कोई ताल्लुक जो है, हमारी कोई डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट हाफ हार्टेड नहीं होती। हम आज़रबाईजान के साथ खड़े थे तो अलल ऐलान खड़े थे, हम इजराइल को तस्लीम नहीं करते तो नहीं करते। हमने कहा है कि हम ईरान के साथ हैं तो हम ईरान के साथ हैं, चाइना हमारा आयरन ब्रदर है तो है। अब चूंकि दुनिया हो बहुत मल्टीपोलर गई है और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस हैं, आपको याद होगा कि जो वॉर ऑन टेरर उससे पहले भी सोवियत यूनियन के टाइम पे ब्रेजिंस्की पाकिस्तान आके चोरी छुपे चाइना जाके बीजिंग में मुलाकात करके आए थे। तो पाकिस्तान की बहुत पुरानी हिस्ट्री है, हमारे लोगों को पता नहीं है, मीडिएशन की और एक रोल प्ले करने की। तो इस वक्त पाकिस्तान जो रोल प्ले करेगा, पाकिस्तान ने चाइना को कॉन्फिडेंस में लेकर इस पूरे मीटिंग को अपने इस तनाजुर में किया है कि हम इस खित्ते के अंदर अमन चाहते हैं, और इतना चाहते हैं कि आपको पीस प्राइज के लिए, नोबेल इनाम के लिए भी नॉमिनेट कर देते हैं, बट हमें इस खित्ते के अंदर अमन चाहिए। तो आप थोड़ी सी एफर्ट डालें और इस जंग को मत बढ़ने दें, क्योंकि आपकी सारी की सारी जो बेसिस हैं वो खलीज के ममालिक में हैं, तो उसकी लपेट में आ जाएंगे। प्लस आप इतने टाइम से सोच रहे हैं, आपने पूरा डिकैपिटेट करने की टॉप नॉच को कोशिश की, आपने बहुत ज्यादा टॉप टियर के उनके जनरल मार दिए, आपने मुसाद और इंडियन रॉ वहां पे इतने इंस्टॉल किए हुए थे। बहुत बड़ा ईरान का जो इंटेलिजेंस फेलियर है यहां तक करके आपने देख लिया, लेकिन ईरानी अवाम जो है वो आज भी अपनी एस्टेब्लिशमेंट के पीछे खड़ी है। तो ये बहुत ज्यादा खून बहेगा और हमारे पड़ोस में बहेगा, हम नहीं चाहते हैं। ठीक, तो वेरी सेंसिबली, वेरी सेंसिबली जो है वहाँ पे ये सारी चीज़ें यकीनन पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। कुरैशी साहब, लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो दुनिया इस वक्त कोशिश कर रही है, बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल, इससे पहले भी हमने देखे कि इजलास दर इजलास जो है वो हो जाते हैं, लेकिन जो बड़ी ताकतें उनको जो करना होता है वो वही करती है। तो आपको कहीं पर ये कैपिटलाइज होते हुए नज़र आ रही है सारी दुनिया की कोशिशें? देखिए, जितनी भी बड़ी ताकतें हो, जो भी कुछ हो, अगर तो आपकी इंटेग्रिटी और आपका अपना जो नेशन जो है वो यूनाइटेड है तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे कोई इस कहने में एतराज नहीं होगा कि ईरान इस वक्त सिंगल मैन है। आई मीन सिंगल मैन का मतलब ये सिंगल वोट है, पूरी नेशन खड़ी है। और जिस तरह से उन्होंने जितने भी कुछ किए हैं, ये न कि आप ये देखें कि फ्राइडे को कल मैं तमाम चैनल्स देख रहा था, फॉक्स न्यूज से लेके और आपके CNN तक, कि वहां वो दिखा ये न कि वो जो है एक वन यूनाइटेड नेशन खड़ी है। जब वन यूनाइटेड नेशन है उसको शिकस्त देने का कोई सोच ही नहीं सकता। ठीक। तो बहरहाल इनके दिमाग में जो भी कुछ हो, एंटी मुस्लिम हो या इस्लाम फोबिया हो, एनीथिंग,
लेकिन इसके बावजूद भी आई रीइटरेट के ईरान विल स्टे एज अ यूनाइटेड एंड फॉरएवर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा भी मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ जायजा लेंगे पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का और रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। वेलकम बैक। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं और केपीके जहां पर बजट की मंजूरी एक बड़ा मसला बनी हुई है और वहां पर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि वो असेंबली भी तोड़ सकते हैं और फिर इमरजेंसी लगाने की भी बात हो रही है, विफाक कंट्रोल कर सकता है। ये क्या मामला है, इन सब के ऊपर मैं बात करूंगा। फरजाना अली जो कि आज न्यूज़ ब्यूरो चीफ हैं पेशावर की, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, मुल्क के तीनों विफाक और तीनों जो सूबे हैं वहां पर बजट आया और उसके ऊपर डिस्कशन जारी है, कोई मामला नहीं है। केपीके में क्या इस वक्त मसला आया हुआ है बजट की मंजूरी के हवाले से? बहुत शुक्रिया इमरान। बिल्कुल, बजट यहाँ पे पेश भी हुआ और उसके ऊपर बहस भी जारी थी, लेकिन अब मरहला आ गया था मुतालबात ज़र की मंजूरी का। और ये अगर जाहिर है आप मुझसे ज्यादा टेक्निकली समझते हैं, ये अगर मुतालबात ज़र की मंजूरी का सिलसिला शुरू हो जाता तो मतलब ये होता कि आप बजट पास करने के मराहिल में दाखिल हो गए हो। तो आपको पता होगा कि जब बजट पेश हो रहा था उससे पहले एक बहस छिड़ गई कि खान साहब को चूंकि बताया नहीं गया कि बजट में क्या क्या कुछ पेश किया जा रहा है और अवाम की, जैसे कि वो आमतौर पर दावा करते हैं कि ये हमेशा हमारा जो तहरीक इंसाफ का एक मोटो है कि हम अवाम की फलाह के लिए चीज़ें लाते हैं, और चूंकि इमरान खान साहब को नहीं बताया गया तो तब तक ये बजट पास ना किया जाए, बल्कि वो तो पहले ये बहस छिड़ रही थी कि पेश ही ना किया जाए। अच्छा हुआ ये कि इस दौरान अली अमीन गंडापुर साहब गए, कुछ और लोग भी गए, उन्होंने मुलाकातें की और बताया यही गया कि अली अमीन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उनको ब्रीफ कर दिया है बजट के हवाले से कि हम क्या क्या पेश करने जा रहे हैं। लेकिन फिर जब बजट पेश होने का वक्त आया तो आपने देखा होगा कि एक प्रोपेगेंडा जो है वो अली अमीन के खिलाफ भी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ शुरू कर दिया गया कुछ ग्रुप्स की तरफ से, और कहा यह जाता है कि ये विद इन पीटीआई जो ग्रुपिंग हुई है ये उसी का एक नतीजा था। बहरहाल किसी न किसी तरह स्पीकर साहब ने भी बता दिया बजट के सेशन शुरू होते ही कि कहा यह गया था कि पेश कर, फिर उसके बाद खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी, मुजम्मिल साहब की, झगड़ा साहब की, वजीर आला साहब की, उमर साहब की, और इस तरह के कुछ नाम बताए गए और फिर बजट वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद पास होगा। अब जब मुतालबात ज़र का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वही बहस शुरू हो गई कि अब तो आप बजट पास कराने की तरफ जा रहे हैं। तो फिर वजीर आला साहब ने ये सारी सिचुएशन जो है बताई कि जनाब इस तरह होगा। अच्छा, अब विद इन पीटीआई जराए से जब हम बात करते हैं कि क्या वाकई ये इतना बड़ा स्टेप आप लेने जा रहे हैं कि जी हम तो हुकूमत खत्म कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बताया यही जाता है कि जाहिर है कुछ ना कुछ तो कहना है, और अब कुछ ना कुछ कहना है में बहुत कुछ जो है वो कह दिया गया। गंडापुर से लीड कर रहे हैं सूबाई काबीना को, और बजट अगर मंजूर नहीं होता तो असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी सूरत में पीटीआई के पास क्या बचेगा, या विफाक कितना इंटरेस्टेड है कि जनाब एमरजेंसी टेक ओवर करके और फिर उसके बाद सूबे को आगे लेकर चले। तो गंडापुर साहब के लिए तो आगे कुआं पीछे खाई है इस वक्त। इसीलिए तो आपने देखा ना कि बहस ये शुरू करा दी गई है। मैंने आपसे कहा कि ये पार्टी के अंदर मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान यूं समझे, सीधी सी अगर लफ्जों में मैं आपको बात बताऊं कि एक दूसरे के साथ गेम हो रही है, और उस गेम में कभी एक बयान सामने आ जाता है, कभी एक बयान सामने आ जाता है। अब ये बहस आपने देखा होगा कि शुरू करा दी गई है कि चलो ठीक है हम बजट पेश नहीं करते, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खत्म करने जा रहे हैं, जिसका विद इन
पार्टी यही है कि हम पहले भी ये रिस्क ले चुके हैं, अब ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मतलब आप मुझसे अगर पूछे कि कितने % लोगों का ये ख्याल है, तो मैं आपसे कहूंगी कि 90% से ज्यादा लोगों का यही ख्याल है कि जज्बाती बातें मत करें, ये भी ये रिस्क ले चुके हैं और हमने सब कुछ खो दिया। अच्छा, ये तो जाहिर के लास्ट एक आखिरी शेल्टर इस वक्त केपीके गवर्नमेंट ही है पीटीआई के लिए। ऐसे में कुछ विफाक आपको नजर आ रहा है कि कोई सीरियस एफर्ट्स हैं विफाक की तरफ से? गवर्नर जो हैं वो बड़े एक्टिव भी हो जाते हैं, तो इमरजेंसी वगैरह की कुछ, या इस वक्त केपीके में जो भी हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर से लेकर और सारी चीजें या गवर्नेंस के मामला, विफाक अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस करेगी इस मामले से? देखिए, गवर्नर साहब के जो बयानात हैं वो तो उन्होंने, आपने देखा कि कितने लाइट अंदाज में कहा कि कल का करता आज खत्म कर दे। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये, अगर आप मुझसे मेरा तज्जिया पूछ रहे हैं, तो वफाक ऐसा कोई भी काम करने नहीं जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की इस वक्त मुल्क की सिचुएशन है, खित्ते की सिचुएशन है, जो मामला चल रहे हैं, उसमें जरूरत क्या है वफाक को इतना बड़ा फड्डा अपने सर पर लेने की। बस तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो चल रही है। अगर आप चाहते हैं, मैं आपको एक ख्याल बता रही हूँ कि वहां पे ये भी गर्दिश कर रहा है कि अगर जो अमन अमान की सूरत हाल है, जो इस वक्त सूबे की सूरत हाल है, पैसे नहीं है, अमन अमान स्टेक पर लगा हुआ है, लोग रोज ड्रोन हो रहे हैं, इस सिचुएशन में किसको जरूरत है कि वो अपने सर पर ये सारा कुछ ले ले? तो मेरा नहीं ख्याल कि वफाक इसमें इंटरेस्टेड है। ये विद इन पीटीआई मामलात है और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में और फेडरल गवर्नमेंट को गालिबन फिर सूट करता है, फेडरल गवर्नमेंट को फिर सूट करता है कि केपीके जो है वो पीटीआई के पास ही हो और ज़ाहिर है कि वो वहीं पर इंगेज रहे और जो भी पार्टी के अंदर जिस किस्म के इख्तलाफात हैं और सारी चीज़ें, तो वो मेरे ख्याल से फिर फेडरल गवर्नमेंट को ये सूट करता है। एग्जैक्टली, उनको सूट करता है कि आप ये तजर्बात होने दें, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें अगर आप देखें तो सूबे के लोग जिस तरह से थोड़ा सा हमें फील हो रहा है कि बदजन होना शुरू हो गए हैं। देखिए, उन्होंने तो जिस एक ही काम के लिए वोट दिया था और वो काम भी अभी ये हुकूमत नहीं कर पा रही है, तो वो एतबार भी खत्म हो रहा है, वो चीजें भी हट रही है और दूसरी पार्टियों के लोग भी अपने लोगों को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज उनको सूट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फरजाना अली, ब्यूरो चीफ आज न्यूज़ पेशावर, हमारे साथ मौजूद थी। और इस वक्त की जो पॉलिटिक्स है खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ पर बजट को लेकर जो कुछ भी वहाँ पर सियासी चीज़ें हो रही हैं उस पर रोशनी डाल रही थी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे चीनी माफिया की। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद और आपको बताएं कि चीनी माफिया इस वक्त बेलगाम हो चुका है और कुछ खबरें इस वक्त आ रही हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चीनी की फ़ी किलो कीमत 195 रुपये तक पहुंच गई है। और ये खबरें उसके बाद आई जब ये पता चला कि हुकूमत अब चीनी इंपोर्ट करने जा रही है, दरामद की जाएगी पाकिस्तान में चीनी, जो कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले हमने एक्सपोर्ट की थी। पाकिस्तान से चीनी जो है वो एक्सपोर्ट हुई थी और बावजूद इसके कि बड़ा समझाया गया था उस वक्त मौशी माहिरीन की तरफ से और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन यही थी कि ये इस वक्त ना करें, मुल्क की ज़रूरत जो है उसके तहत स्टॉक किया जाए। लेकिन कुछ हुकूमत की ऐसी पॉलिसीज़ रहीं कि जनाब ज़र मुबादला इससे अर्न होगा और आप इस वक्त एक्सपोर्ट करें। अल्टीमेटली अब हम ये देख रहे हैं कि अब चीनी इंपोर्ट करने की नौबत आ गई। क्या मामला है ये जानेंगे। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन जनाब शहजाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में टोटल प्रोडक्शन कितनी है और डिमांड कितनी है डोमेस्टिक हमारी? इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अगर इजाजत दें तो आपके सवाल से पहले अगर मैं जो आपने इंट्रो दिया है उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लूं। बिल्कुल जी, ऐसा है कि हर क्रशिंग सीजन और उसकी प्रोडक्शन को आप सेपरेटली आपको देखना पड़ेगा और इकोनॉमिस्ट भी उसी तरह देखते हैं, पॉलिसी मेकर्स भी उसी तरह देखते हैं। हाँ। पिछले साल जो 23-24 का हमारा क्रशिंग सीजन था वो सरप्लस क्रशिंग सीजन था। उसमें हमारी 6.8 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो शुगर प्रोड्यूस हुई थी। और हमारे पास तकरीबन 1.2 मिलियन मीट्रिक टन के सरप्लस ज़खायर थे। आपको ये पता होगा कि
800 से 1000 बिलियन तक जो शुगर केन है कृषि दौरान उसकी परचेज होती है। और इतना सरमाया ये जाहिर है शुगर ओनर्स के पास, शुगर मिल ओनर्स के पास नहीं होता, इसमें बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक। और कैरिंग कॉस्ट जब आप सीजन जैसे जैसे सीजन के खात्मे के बाद जो मार्केटिंग सीजन है जैसे जैसे आगे बढ़ता है, पर मंथ 2 से 3 रुपए कॉस्ट उसकी पर केजी आनी शुरू हो जाती है। राइट। शुगर मिलों पे बैंक लोन्स का पिछले साल आपको पता है कि बेतहाशा इंटरेस्ट रेट था। बैंक लोन्स का और जाहिर है सरप्लस स्टॉक्स का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की और हमारा जो 6.4 मिलियन मीट्रिक टन है हमारी जो लोकल कंजम्पशन उससे काफी ज्यादा हमारे पास, जैसे यानी ये सेट के सरप्लस था, हमारी बम्पर क्रॉप थी और सरप्लस थी, इसलिए आपने एक्सपोर्ट की। मैं पिछले क्रशिंग सीजन की बात कर रहा हूं। नहीं सर, उस वक्त जब आपको एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई थी तो उस वक्त कंडीशन किया गया था कि डोमेस्टिकली प्राइसेस में 140-45 पर केजी से ऊपर ना जाए, लेकिन फिर हमने देखा के वेरी फर्स्ट डे प्राइसेस वर गॉन अप टू 175-180 लाइक, और उसके बाद हुकूमत को खुद उन्हें जो है वो एक्स मिल प्राइस 160 समथिंग पे आके वो लेकर आ गई। तो ये क्या मामला था? मैं वही आपको अर्ज कर रहा था कि जून 2024 में हमें शुगर एक्सपोर्ट की पहली इजाजत मिली थी, और जब ये नया क्रशिंग सीजन शुरू हुआ इसमें हमारा भी एस्टिमेट था कि हमारा चूंकि शुगर केन जो हुआ था लगा था जिस एरिया पे, वो एरिया में ज्यादा लगा था। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि इस दफा क्रॉप ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, पेस्ट अटैक था, हमारी जो शुगर केन क्रॉप है वो काफी हद तक अफेक्ट हुई और हमारी प्रोडक्शन जो है शुगर की वो तकरीबन 15% कम हुई और तकरीबन 5.9 हमारी इस करंट क्रशिंग सीजन में आके जो प्रोडक्शन हुई। ओके, और इसका मतलब है कि इस मर्तबा आपकी बम्पर क्रॉप नहीं हुई, आपकी जो है सरप्लस नहीं हुई, प्रोडक्शन जो है वो कम हुई। राइट। अब इसके अलावा कोई हल है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जनाब आप लोगों के पास कोई मैकेनिज्म था, कोई हल था कि जनाब इंपोर्ट ना की जाए, लेकिन उसके बावजूद की जा रही है। जी, मैं ये अर्ज करूंगा कि जब से ये बात शुरू हुई है और हमने तमाम डेटा के साथ गवर्नमेंट को रिपीटेड मीटिंग्स में, ये जाहिर है एक जो हमारे बस में चीज नहीं थी, बियॉन्ड कंट्रोल चीज थी कि 15% लेस प्रोडक्शन हुई, लेकिन जो पिछले साल के हमारे पास जो डाटा है वो FBR का डाटा है। FBR हमारे पास प्रोडक्शन का और सेल का डाटा हमें देता है, जिसके ऊपर हम अपनी एस्टिमेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं। राइट। अभी इस वक्त जो 15 जून का डाटा FBR ने TTS का शेयर किया, उसके मुताबिक हमारे पास 27 लाख 91,000 टू बी मोर प्रिसाइज हमारे पास शुगर मौजूद है और 5,35,000 हमारी मंथली कंजम्पशन है। इस हिसाब से 21 नवंबर तक हमारा तकरीबन 26,75,000 ये बनता है और 2 से 3 लाख मीट्रिक टन जो है पाइपलाइन में भी, सप्लाई चेन में भी हमेशा शुगर होती है। हमारा ख्याल बिल्कुल ये है और बड़ी फर्म ओपिनियन है कि जी हमारे पास कितने स्टॉक्स हैं कि हम ये बासानी शुगर इंडस्ट्री ने, और हमने साथ अगर इफ दे ऑफर की है देयर इज अ नीड, हम क्रशिंग सीजन पहले 1 नवंबर से स्टार्ट कर लेंगे। और दूसरी चीज हमने ये भी कही है कि एक रॉ शुगर इंपोर्ट पॉलिसी हमें दे दें, जिसके तहत जितनी शुगर इंपोर्ट हो वैल्यू एडिशन के बाद उतनी ही शुगर एक्सपोर्ट हो जाए। ठीक। तो सर मुझे जरा अगर जरूरत हो मुल्क को तो शहजाद साहब मुझे जरा मोटा ये बताइएगा कि अगर इंपोर्ट की जाती है तो प्राइसेस आप कहां देख रहे हैं? क्योंकि अब वॉर प्रीमियम भी इस वक्त लगेगा जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं खित्ते के अंदर, तो अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान में वो ट्रांसलेट होकर कीमत कहां तक आएगी इन रफली एस्टिमेशन?
देखें, इसमें तो अब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर वो कोई रिबेट्स वगैरह ड्यूटीज और टैक्सेस में कुछ दे के इंपोर्ट करेगी तो फिर शायद, अदरवाइज जो हमने कैलकुलेशन परसों प्रेजेंट की थी वो तकरीबन 220 के करीब थी कि लैंडेड कॉस्ट जो है, यानी लैंडेड कॉस्ट जो है अगर चीनी इंपोर्ट होती है तो 220 रुपए फी किलो, प्रोवाइडेड कि हुकूमत किसी किस्म की सब्सिडी उसमें दे तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है। अदरवाइज IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुकूमत के ऊपर भी बहुत सारी कदगन हैं। ये सिर्फ हमारी जो नाकिस पॉलिसीज हैं वो हमारे सामने आ रही हैं और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल शहजाद साहब, सेक्रेटरी जनरल। थैंक यू जनाब, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनी तौर से जब हम बात कर रहे हैं पॉलिसीज़ की तो फिर ये जो शॉर्ट टर्म हमारी पॉलिसीज़ होती हैं उसकी वजह से यही सब चीज़ें मामलात सामने आते हैं कि चंद महीने पहले हमने शुगर जो है वो एक्सपोर्ट कर दी और अब हम खड़े हैं शुगर इंपोर्ट करने, और जब इंपोर्ट होगी तो आज की कैलकुलेशन के हिसाब से 220 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब होगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।